नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एक नई वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम बिल्कुल संक्षिप्त तरीके से पढ़ेंगे और बिल्कुल इस तरीके से पढ़ेंगे कि परीक्षा में आए कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे और आप अपने सपने को साकार कर सके। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आज की इससे पिछले जितने भी क्लासेस हो चुकी है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उससे संबंधित जो भी चीजें मिली उनकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर उन वीडियो को देख ले। उसके बाद भारत का प्राचीन इतिहास में हम आगे बढ़ रहे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में आज हम देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी कौन रखता है, मतलब किसको पता है कि हमें ये सारी चीजें मिली थी, ये सब चीजें इसमें होती हैं। तो आप सभी लिख लेंगे भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग इसमें आता है, जो इसकी जानकारी रखता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग। ठीक है, कोष्टक में सर्वेक्षण लिख लेंगे। ठीक है, जानकारी कहां से मिलती है? भारतीय पुरातत्व विभाग से इसकी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, जो आज के समय में, यह जानकारी वर्तमान में बता रहा हूं मैं, अभी के समय में। ठीक है, इसको ये मत सोचना कि उस समय में मिलती थी, अभी के समय में, राइट। अभी के समय में हमें जानकारी कौन देता है? भारतीय पुरातत्व विभाग, जो कि इसका सर्वेक्षण करता है। ठीक है, इतना आप सभी नोट कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि जो भारतीय पुरातत्व विभाग था, यहां से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विभाग की स्थापना, इस विभाग की स्थापना, इस विभाग की स्थापना किसने की? ठीक है, तो इस विभाग की स्थापना नोट करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन लिख लीजिए 1861 ईस्वी। ठीक है, सन नोट कर लिया आपने, सन नोट कर लिया। अब नाम नोट कीजिए, नाम नोट कीजिए। नाम लिखिए सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सर एलेक्जेंडर, सर एलेक्जेंडर कनिंघम। नाम नोट कर लिया। समझिए, सबसे मेरी महत्वपूर्ण इस क्लास को एक अनपढ़ व्यक्ति भी अगर देख रहा है तो वो भी समझ जाएगा। अब तक क्या बताया हूँ? जानकारी, भारतीय पुरातत्व विभाग, सर्वेक्षण विभाग। इस विभाग की स्थापना सन 1861 में हुई। अगर पूछ लिया जाए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 में हुई। किसने की? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने, पुरातत्व जो इतिहासकार थे उन्होंने की। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और आप इनको छोटा मोटा नाम मत समझिएगा। इतिहास का जनकदाता इनको कहा जाता है, इतिहास का जनकदाता इनको कहा जाता है, इतिहास का जनकदाता इनको कहा जाता है। जनकदाता की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनको पितामह भी कहा जाता है, पितामह। इनसे ही इतिहास के बारे में शुरुआत होती है और इनको बहुत ज्यादा मतलब ज्ञानी होने के कारण इनको जनकदाता कहा जाता है। ठीक है, आप ये में देखिए, मेरा मकसद है आपको हर एक पॉइंट क्लियर कराना, ताकि आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी ना पड़े, राइट। चलिए, इतना हो गया। सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि इतिहासकार थे, और इतिहासकार पुरातत्व को भी बोला जाता है और इनको इतिहास का जनकदाता भी कहा जाता है। ठीक है, और जब इस विभाग की शुरुआत हुई थी तो एक बात और रखेंगे, भारत के पास उस टाइम उतना धन नहीं था, और धन के जो धन थे, धन को आप अगर समझने की फॉर्म में देखें तो पैसे भी बोल सकते हैं। पैसे के अभाव में, अभाव का मतलब नहीं थे,
समझिए, अभाव का मतलब नहीं थे, बंद कर दिया। ठीक है, अभाव का मतलब नहीं थे और इसको बंद कर दिया। ठीक है, मतलब धन के अभाव में, जो यहाँ जानकारी मतलब ये इस विभाग की स्थापना की गई थी, समय बढ़ते बढ़ते धन के अभाव में इसको मतलब बंद कर दिया। ठीक है, आगे चलकर एक बात और देखेंगे, आगे चलकर एक पुरातत्वविद इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, इसको इतिहासकार कहते हैं। क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, क्वेश्चन बन गया था, पुरातत्वविद कौन होते हैं, इंपॉर्टेंट। तो पुरातत्वविद कौन होते हैं, इतिहासकार होते हैं। कौन होते हैं, इतिहासकार होते हैं। पुरातत्वविद कौन होते हैं, इतिहासकार होते हैं। कौन होते हैं, पुरातत्वविद इतिहासकार होते हैं। इतना आप समझ चुके होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आगे चलकर हम संक्षिप्त रूप से समझेंगे, 1 घंटे तक की भी एक क्लास जा सकती है, इसलिए बने रहिएगा। पुरातत्वविद ये सब हो गया। ठीक है, इतिहासकार होते हैं। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर भारतीय गवर्नर, जो मैं पुरातत्वविद बता रहा था, थोड़ा जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख देता हूं। चलो इतना नोट कर लो, आप पहले इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लो, इतना नोट करो जल्दी, 10 सेकंड है, जल्दी नोट कीजिए इसको। तो चलिए इतना नोट हो गया, इसको हम यहीं पे रखेंगे और एक पुरातत्वविद इतिहासकार से हम आगे बढ़ते हैं। इतना मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी में हम पढ़ रहे थे एक पुरातत्व विभाग, मतलब एक पुरातत्वविद। ठीक है, ये कौन थे, भारतीय वायसराय। वायसराय कौन होता है, गवर्नर। ठीक है, भारतीय वायसराय कौन होता है, गवर्नर होता है। ठीक है, तो एक पुरातत्वविद, वो भारतीय वायसराय गवर्नर भी थे और एक इतिहासकार भी थे। ठीक है, उन्होंने 1871 में सन याद रखिएगा, दोबारा कब इसको चालू किया गया वो सन याद रखिएगा, सन 1871। और नाम भी मैं बता रहा हूं, इनका नाम भी नोट कीजिएगा, जनरल लॉर्ड मियो। जनरल लॉर्ड मियो नाम याद रखिएगा। 1871 में इसकी विभाग की स्थापना की, इस विभाग की स्थापना की। ठीक है, इस विभाग की स्थापना की। आइए आगे बढ़ते हैं। और इसका प्रथम महासचिव, अगर पूछ लिया जाए, इसका प्रथम महासचिव इंपॉर्टेंट है ये। अगर पूछ लिया जाए इसका प्रथम महासचिव कौन बना, तो इसका प्रथम महासचिव सर अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। नाम नोट कीजिए, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। ठीक है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया।
तो आप बताते हैं, एक बार और याद रखिएगा। सबसे पहले 1871 में तो जनरल लॉर्ड मेयो ने, मतलब इसको जब ये बंद हो गया धन के अभाव में, तो जो भारतीय वायसराय थे उन्होंने 1871 में इसको फिर शुरू कर दिया। लेकिन मैं इससे पहले आपको क्या बता कर आया था, थोड़ा एक बॉक्स बना लेंगे, थोड़ा एक बॉक्स बना लेंगे। अभी मैं क्या बता कर आया था, सबसे पहले नोट पॉइंट है, कब सबसे पहले कब शुरू हुआ था, 1861 में। और 1861 में किसने मतलब इसकी विभाग की स्थापना की थी, किसके द्वारा किया गया था, नाम क्या बताया था, सर अलेक्जेंडर। और अभी क्या बता रहा हूँ, जनरल लॉर्ड मेयो। क्लियर हो गया पॉइंट। 1861 1871 याद रहेगा, महासचिव बनाए गए, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर चीज, हर पॉइंट आपका क्लियर होगा, क्योंकि आप YouTube के इतिहास में पहली बार हमारी कक्षाओं से जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्णतः आपके हर एक टॉपिक को बिना किताब उठाए आपके कवर करेगी, ठीक है। तो हमने ये तो जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, हाँ थी। अब हम ये मानेंगे, एक छोटा सा पॉइंट डाल लीजिए आप अपनी कॉपी में, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। सिंधु घाटी मैं यहाँ पे ये लिख देता हूं, खोज, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। अब हम पढ़ेंगे क्या, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, ठीक है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इसका आंशिक ऐतिहासिक काल से था, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध, एक शब्द आता है परीक्षा में, अगर पूछ लिया जाए तो बड़ा चुभता है, संबंध, ठीक है। इसका संबंध ऐतिहासिक काल से था, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध ऐतिहासिक काल से था। और इस सभ्यता को, अब मैं इसको थोड़ा मिटाना चाहूंगा, जिन्होंने नोट किया था वो नोट कर लीजिएगा। देखो मेरा मकसद है आपको एक चीज को समझाना। यहाँ पे सभ्यता दी गई है, आप सभी सोच रहे होंगे कि सर ये सभ्यता क्या है, तो इसके नाम नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है हर एग्जाम में, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो इस सभ्यता को हम क्या क्या कहते हैं, मिस्र भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को मिस्र भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु घाटी सभ्यता क्या कहते हैं हम, मिस्र भी कहते हैं। दोस्तों कुछ आवाजें आ रही थी स्टूडियो के बाहर से, इसी वजह से मैंने थोड़ा स्टॉप कर दिया था। चलिए अब देखते हैं, मिस्र में बता रहा था सभ्यताओं के बारे में, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया, सुमेरिया, ये 3 सभ्यताओं के नाम है, याद रखिएगा। इन्हें सभ्यताएं क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ से कुछ दबे होने की, मतलब इनको सभ्यता क्यों कहा गया है ना, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ से कुछ दबे होने की बात लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट नाम नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इतना हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब ये इससे हटकर है, अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोजकर्ता, जो कि क्वेश्चन बार बार लहराता है, बार बार परीक्षा में लहराता है, और बार बार कहता है कि अपना परचम कहते हैं ना, इस तरीके से लहराता है कि हाँ मैं हूं, आंसर देकर दिखाऊंगा। तो हम बताएंगे, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सर्वप्रथम
ठीक है, सन, नाम, ठीक है, सन 1826, ठीक है, सन 1826, सन यहाँ पे लिख देता हूं क्योंकि मेरी आदत है सन को आपको याद रखवाने की। 1861 ईस्वी, 1871 ईस्वी, और अब हम आ गए 1826 ईस्वी, ठीक है, 1826 ईस्वी। नाम क्या था इनका वो भी नोट कीजिए। नाम क्या था? नाम में जैसा आपको बता पा रहा हूं, इनका नाम चार्ल्स मेसन था। चार्ल्स मेसन, ठीक है, चार्ल्स मेसन इनका नाम था, चार्ल्स मेसन, ठीक है। नाम क्या था इनका? चार्ल्स मेसन। याद रहेगा, सर्वप्रथम खोजकर्ता 1826 ही, नाम चार्ल्स मेसन, ठीक है। स्थान भी लिख लीजिए, हड़प्पा। स्थान भी लिख लीजिए, हड़प्पा। नोट, IMP। क्या बात कही इन्होंने? क्या बात कही? सॉरी, मार्कर खत्म हो गया, थोड़ा दूसरा चेंज करना पड़ेगा। नोट कीजिए, क्या बात कही, क्या बात कही इन्होंने। कुछ, इसको दोबारा लिखते हैं हम इस तरीके से ताकि आप समझ सके। कुछ दबे होने के, कुछ दबे होने के प्रमाण की बात कही, बात कही। याद रहेगा, आसान तरीके में समझा दिया हूं, आशा करता हूं आपको याद रहेगा। क्या बात कही? कुछ दबे होने के प्रमाण की बात कही, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। यहाँ को एक, इसको ट्रिक से अगर समझना चाहो तो दबे याद रख सकते हो कि हाँ, दबे होने की बात सर्वप्रथम 1826 चार्ल्स मेसन ने स्थान हड़प्पा में कही, ठीक है। क्वेश्चन बना तो 100% लगा के आओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बताता भी जा रहा हूं, सन 1826 दबे, 1831 दोबारा, और 1836 प्रथम। ये ट्रिक मैं लिखता भी जा रहा हूं यहाँ पे, प्रथम, ठीक है। इसको नोट करते जाइएगा ताकि आप याद रख सके कौन से सन में क्या हुआ था। चलिए, इतना हो गया। हड़प्पा के विशाल की ओर संकेत किया गया 1853 से 1826 ने, 1800 देखो, 1853 से 1856, इसमें क्या हुआ था? अवलोकन। बस इस तरीके से याद रखेंगे। समझ नहीं पाए थे कहां से क्या प्रमाण मिले, कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। पांचवा, 1921 ईस्वी, 1921 ईस्वी, डेट याद रखेंगे। 1900 ईस्वी में क्या हुआ, ये इंपोर्टेंट है। तीसरे अध्यक्ष, तीसरे अध्यक्ष भारतीय पुरातत्व विभाग। सन याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे। सन क्या थी? 1921 थी, और
नाम क्या था? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल नाम क्या था? जॉन मार्शल, राइट, याद रहेगा। जॉन मार्शल, इनका काम क्या था? निर्देशन, इनके आदेश अनुसार। क्वेश्चन बनेगा, खुदाई करने वाले दो व्यक्तियों के नाम। क्वेश्चन बनेगा, समझिए। जो तीसरे अध्यक्ष बने, समझिए इस बात को, कॉपी में नोट कीजिए, हाईलाइट कीजिए। मैं बता रहा हूं आपको, हाईलाइट कीजिए उस चीज को, मैं क्या बता रहा हूं ये नोट कीजिए। तीसरे अध्यक्ष कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के तीसरे अध्यक्ष भारतीय पुरातत्व विभाग के सन 1921 में बने। नाम क्या था? जॉन मार्शल। काम क्या था? मान लीजिए आप बनते हैं, आप कोई भी बनते हैं, आप क्लास के मॉनिटर बनते हैं, आपका काम क्या रहता है? कक्षाओं की व्यवस्था को देखना। जब ये बने तो इनका काम था निर्देशन करना। निर्देशन का मतलब देखना, उस काम को सुचारू रूप से करवाना। इनके आदेश अनुसार, समझिए, खुदाई हुई। खुदाई करने वाले दो व्यक्तियों के नाम पूछ लिया जाता है, नोट कीजिए। नोट कीजिए, खुदाई व्यक्ति, पहला नाम लिखिए। पहला नाम पूछ लिया जाता है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। दूसरा पूछ लिया जाता है, दयाराम साहनी पहला नाम हो गया, और दूसरा नाम है राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। देखो मेरे पास, एक बात मैं आपको स्टूडेंट्स बता देता हूँ, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है। जैसा कैसा मैं आपको लिख कर समझा रहा हूँ, इसलिए प्लीज आप भी मेरे साथ कंपेयर करें, और मतलब आप भी मेरे साथ मतलब उसको इस तरीके से लिखते जाएं। दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, ठीक है। दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, दो नाम थे, ठीक है। इनके द्वारा खुदाई की गई, अगर पूछ ले जाए खुदाई किनके द्वारा की गई, खुदाई की गई, ठीक है। हो गया, चलिए हम ये सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कंप्लीट कर दी। खोज में क्या क्या हुआ, खुदाई कहां से क्या, ये सब 1921। ये भी देखो याद रखते रहिएगा, निर्देशन आपको याद रहेगी ये ट्रिक। ये समझ गए होंगे। 1861 प्रथम पुरातत्व विभाग की स्थापना, दोबारा दबे होने के अवलोकन, निर्देशन, ठीक है। अब चलिए, अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का नामांकन। टॉपिक डालिए नामांकन। आखिर इसका सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके सबके माइंड में ये सवाल उठ रहा होगा, क्यों पड़ा होगा ना। तो नामांकन के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का नामांकन। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया? इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाता है। जॉन मार्शल। किसने दिया? जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सबसे पहले किसने दिया? जॉन मार्शल, ठीक है। इस सभ्यता का प्रमुख नाम हड़प्पा सभ्यता। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों नाम हैं,
मैं लिख रहा हूं क्रम वाइज। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा कांस्य युगीन सभ्यता, तीसरा प्रथम नगरीय सभ्यता, और चौथा आपको मैं बताता हूं मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, याद रहेगा, मिस्र सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। और ये नदी के तट पर ही बसी थी, ये भी बात याद रखिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, इतना हो गया, ये सभ्यताएं लिख ली। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, मिस्र सभ्यता, सिंधु सभ्यता। जल्दी लिखिए, 10 सेकंड में आपके पास। चलिए, नीचे थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, सिंधु सरस्वती सभ्यता है, लिख लीजिए। उद्भव के बारे में मैं आपको डिजिटल तरीके से पढ़ाऊंगा। उद्भव के बारे में मैं आपको डिजिटल तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, बच्चे कह रहे होंगे कि सर उद्भव के बारे में भी बता दीजिए। देखो, उद्भव में लिखने का काम ज्यादा है, इसलिए उद्भव के बारे में मैं आपको डिजिटल तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक, उद्भव मतलब इसका फैली कैसे, विस्तार कैसे हुआ। ठीक है, तो इसके ये टॉपिक नोट कीजिएगा जो मैं आपको डिजिटल तरीके से पढ़ाऊंगा। महत्वपूर्ण स्थल, उद्भव, उद्भव विस्तार, उद्भव विस्तार, ये तीनों के तीनों टॉपिक मैं आपको डिजिटल तरीके से समझाऊंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग या अन्य तरीके से ये मैं आपको लिखित में समझाऊंगा। ठीक है, तो इसकी वीडियो अलग बनेगी। ठीक है, इन तीनों टॉपिक को भी हम रहने देते हैं, इसकी वीडियो में अलग बनाऊंगा ताकि मैं आपको हर टॉपिक संक्षिप्त तरीके से समझा सकूं। मेरा मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, तो इनको हम अलग देखेंगे। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं एक चीज की शुरुआत करता हूं। देखो, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है बिल्कुल आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि मैं वो नहीं हूं कि 4 लाइन बोली, 5 लाइन बोली और अपने वीडियो को खत्म कर। मेरा मकसद है, अगर मैं आपको अपना टाइम दे रहा हूं तो मैं आपको वो चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता की एक कहानी, ये एक कहानी है, इसको हम समझेंगे कहानी के रूप में। ठीक है, और ये कहानी कहां से शुरू होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये कहानी मैं आपको बताता हूं कहां से शुरू होती है तथा इस कहानी के कुछ मतलब प्रमुख पहलू। ठीक है, तो आप सभी इस कहानी को अब समझिएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। मिस्र, मैंने क्या बोला था, नील नदी की सभ्यता होने के कारण इसको मिस्र कहा गया था। और भारत में इसको क्या बोला जाता है, भारत में इसको क्या बोल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैं लिखवा देता हूँ पहले। नील नदी सभ्यता मिस्र में इसको बोलते हैं, भारत में इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। भारत में क्या बोलते हैं इसको, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। चीन में क्या बोलते हैं, होंग हो नदी, होंग हो नदी।
क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? ठीक है। ये क्या थी? नदी। मतलब समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। नदी, एक मिनट, स्टूडियो के बाहर से थोड़ी आवाजें आ रही थी, इस वजह से मैंने क्लास को थोड़ा स्टॉप कर दिया था। चलिए देखिए, चारों ओर इस सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। मैंने एक पैराग्राफ बना दिया, जैसा कैसा बनाया। ये क्या है? एक नदी है, जैसा आपको दिख रहा होगा। इसके यहाँ पे मकान है, यहाँ पे मकान है, और आपको मकानों के संदर्भ में बताना है मकान कच्चे थे या पक्के थे। ये जो मकान बन रहे हैं ये कच्चे थे या पक्के थे? बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं, इसका जो टॉपिक है अगला, शहर योजनाएं और संरचनाएं। ठीक है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है शहर योजनाएं और संरचनाएं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर कैसे थे, योजनाएं और संरचनाएं इसकी कैसे थी, तो वो समझेंगे। ठीक है, देखो हड़प्पा संस्कृति की जो प्रमुख पहचान थी, शहर नियोजन व्यवस्था थी, शहर की योजना व्यवस्था थी, शहर की योजना व्यवस्था थी। ठीक है ना? क्योंकि अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, थोड़ा मुझे पैराग्राफ चाहिएगा, इतना नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए, कीजिए, कर लिया नोट इतना? ठीक है, थोड़ा मुझे उसके लिए जगह चाहिए होगी इस वजह से। चलिए मैं समझाता हूँ, समझाता हूँ। देखो आप समझ चुके होंगे मैंने ये क्यों किया। ठीक है, ये सड़क है, यहां नाली है। ठीक है, ये सड़क है या नाली है? दरवाजे। क्वेश्चन बनता है, बारीकी से समझिएगा, बारीकी से बिल्कुल। दरवाजे, ठीक है, सड़क, नाली, दरवाजे। हो गया इतना? एक गुप्त दरवाजा भी इसमें था। ठीक है, समकोण पर काटती है। ठीक है,
समकोण पर काटती हैं यहाँ की सड़कें, याद रखिएगा। चलिए मकान ईंट के थे, क्लियर पॉइंट। मकान ईंट के थे, समकोण पर काटती है नाली दरवाजे सड़क, समझिएगा। थोड़ा जगह पे बना रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं थोड़ा अभी समझाने के लिए, इसको भी थोड़ा मिटा रहा हूं मैं। कनेक्शन होता है तालाब, तालाब, तालाब की पानी सप्लाई, कुआ, समझिएगा, पानी इस कुएं में से जा रहा है तालाब में। तालाब नहीं है ये, महान स्नानघर। महान स्नानघर कहाँ का है? मोहनजोदड़ो का। महान स्नानघर कहाँ का है ये? मोहनजोदड़ो का। नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। महान स्नानघर है मोहनजोदड़ो का, राइट। पूछ लिया जाता है कि महान स्नानघर कौन सा है, तो इस पर ये पैड़ियां बनी होती थी। यहाँ पर क्या होती थी? सीढ़ियां, जहां से मतलब आप नहाने जाते हो, ये सीढ़ियां थी, ठीक है। इसको जो भी मतलब फंक्शंस वगैरह होते थे तो पानी का सप्लाई इसमें चला जाता था। और ये कुआं ऐसे ही नहीं, सिंचाई का माध्यम भी था। वन क्षेत्र, भूमि क्षेत्र उपजाऊ थे इस सभ्यता में। बेसिक बेसिक से पॉइंट है, बता रहा हूं। इनको क्या बोलते हो आप? पेड़। क्या बोलते हो? पेड़। ये क्या है? कटाई, काटना, पेड़ों को काटना। इसको क्या बोलते हो आप? भट्टा। ईंट जहां पकती है, ये क्या है आपका? भट्टा। ईंट जहां पकती है, राइट। तो आप एक बात समझिए, थोड़ा जगह भी नहीं है मेरे पास तो सारा बोर्ड भर गया। चलो समझो, अगर दिख रहा है, नेट से दिख रहा है इतना, टिक टिक टिक। कटाई के लिए आग चाहिए होती है, मतलब आग किसके लिए चाहिए होती है? ईंट के लिए। इसे समझो, आग, आग कहीं से जलेगी? पेड़ों से। और पेड़ों की कटाई क्या हो रही थी? शुरू हो रही थी। बड़ी मात्रा में पेड़ काट दिए जा रहे थे। पेड़ काटने के कारण मतलब जो वहाँ का कहते हैं ना, जो वर्षा वहाँ पर टाइम पर होती थी, जो वहाँ के मतलब जो भूमि थी, वो जो उपजाऊ रहती थी, अब उस पर अगर पानी नहीं मिलेगा तो भूमि क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। भूमि क्या हो गई? सूख गई। भूमि सूख जाने के कारण मतलब खेती मतलब उजड़ने की ओर सिंधु घाटी सभ्यता चलने लगी। मतलब भूमि अगर मिट जाएगी तो आप अनाज कहाँ से खाओगे? भूमि अगर मिट जाएगी तो अनाज कहाँ से खाओगे? वर्षा नहीं हो रही थी, क्योंकि वर्षा का संबंध अगर आप देखा जाए किससे आता है? पेड़ों से। जब पेड़ों की कटाई होगी तो वर्षा नहीं होगी, अगर वर्षा नहीं होगी तो भूमि उपजाऊ नहीं होगी। और जो मैं बता रहा था, ये सिंचाई के माध्यम के क्षेत्र थे, वन क्षेत्र, भूमि क्षेत्र, उपजाऊ, और ये कुआं था, इसमें फिर पानी भी नहीं जाएगा।
अगर वर्षा नहीं होगी तो वर्षा से कुएं में पानी चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो पानी नहीं जाएगा तो तालाब भी, स्नान नगर भी सूखने लगेंगे। जब सूखने लगेंगे तो किस पर ठेस पहुंचेगी? आस्था पर। भाई आपका महान स्नान नगर था, ये आपकी आस्था थी। अगर यही सूखा हो जाएगा तो आस्था का पर्व कहाँ मनाओगे? ठेस आपको पहुंचेगी, कमजोरी आती चली जाएगी। पतन का प्रमुख कारण पेड़ों की कटाई होना, क्योंकि आप इस चीज को देख रहे थे कि आपकी शहर की नियोजन व्यवस्था कैसी थी। आप उसको नहीं देख रहे थे कि आपका कनेक्शन कहां पर जा रहा है, कहां पर, क्योंकि आप अनाज से ही तो आप हुए हैं। अनाज कौन दे रहे हैं आपको? भूमि। अगर भूमि नहीं रहेगी तो फिर आप तो पूरे के पूरे तबाह हो जाएंगे। जो आपकी संरचना, जो प्रणाली व्यवस्था है, यही नहीं रहेगी। तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों, छोटा सा प्रयास इस टॉपिक को समझाने का। अगर एक क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि मेरा ध्येय है कि मैं इस क्लास को पूरी कवर कराऊं, ताकि कल मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आऊं। इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। लिपि किसे कहते हैं? जिसमें से हमें इसके बारे में जानकारी पता लगती है, राइट। ये लिपि थी सन, नाम, गोमूत्री, लिपि भी इसको कहा गया है। ठीक है, समझेंगे कैसे। पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन की सबसे ज्यादा अगर बरसात होती है तो यहां से होती है। आपको पता है क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहां से पूछे जाते हैं। कैसे मैं बताता हूं। प्रथम साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का प्रथम साक्ष्य कब मिला? 1853। नोट कीजिए, 1853। दूसरा पॉइंट, 1923 तक लिपि पूरे प्रकाश में आई, मतलब सबको पता लगा इसके बारे में। नोट किया, प्रकाश में आई। नोट किया, ठीक। दाएं से बाएं, देखिए दाएं से बाएं मतलब दाएं से बाएं यह लिपि लिखी जाती है। अगर पूछ ले जाए मतलब लिखी जाती है, लिखना जाता है। समझ गए? दाएं से बाएं लिखी जाती है, इंपॉर्टेंट है। ये लिपि कैसे लिखी जाती है? प्रकाश में कब आई? सन, मैं आपको बता रहा हूं, 1853। ठीक है, सन 1853। और नाम, नाम यहाँ पढ़ने के प्रयास में आएगा, नाम नहीं। इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। यू के आकार, देखो
कौन सा आकार बन रहा है? यू का आकार बन रहा है, यू के आकार में दिखाई देती है। क्वेश्चन बन पूछ लेता है किस आकार में दिखाई देती है, तो यू के आकार में दिखाई देती है। यू बन रहा है, ऐसे करके देखो तो यू दिख रहा है। ठीक है, देखो ये देखना, देखो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी तो बात ये रही है कि क्या इस लिपि को पढ़ा गया है? तो नहीं, इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। पढ़ने का प्रयास करने वाले नाम लिख लीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा। के एन वर्मा ने पढ़ने का प्रयास किया। एस आर राव, एस आर राव, और तीसरा है आई महादेवन, आई महादेवन। इन्होंने इसको पढ़ने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गोमूत्री लिपि किसने कहा? क्वेश्चन पूछ ले जाता है। डॉक्टर मजमूदार। ठीक है, चलिए ये भी टॉपिक हमने बड़ी आसानी से खत्म किया। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, और इस टॉपिक को हम लगभग पूरा ही खत्म कर चुके हैं। इसके निर्माण के बारे में पढ़ लिया, पक्की ईंटों के बारे में पढ़ लिया, शहर योजनाएं पढ़ ली, और संस्कृति में देवी देवताओं के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वृक्ष को क्या कहा जाता है उसकी एक अलग वीडियो में बना दूंगा। आर्थिक जीवन कृषि पर निर्भरता, ठीक है, आर्थिक जीवन कृषि पर निर्भरता, और ये हो गया आपके आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, और शिल्प एवं उद्योग, सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म। ठीक है, देखो दो टॉपिक में लेकर चलता हूं। एक तरफ मैं रखूंगा धर्म को, और एक तरफ रखूंगा मैं आर्थिक जीवन को। देखो आर्थिक जीवन में मैं कृषि को ही लूंगा। कृषि से आप पूरी परिभाषा समझ जाओगे, मैं बता कर आ गया हूं, मैं इसके आगे नहीं बताऊंगा, कृषि समझ। धर्म, जल पूजा, क्योंकि सिंधु सभ्यता जल से शुरू होती है, तो जल पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा, वृक्ष पूजा, और आपका क्या कहते हैं, जल पूजा और वृक्ष पूजा, और आपका मातृ देवी की पूजा, मातृ देवी की पूजा। ठीक है, जल पूजा, वृक्ष पूजा, मातृ देवी की पूजा, उबड़ वाले सांड की पूजा, सांड की पूजा मतलब की जाती थी, सांड की पूजा, अग्निदेव, अग्निदेव, ठीक है, अग्निदेव, और आदि इसमें आप लिख लेंगे, आदि मतलब इसमें लिख लेंगे। ठीक है, और कृषि हो गया, और अभी इस पतन के भी देख लेते हैं। विनाश, पतन को क्या बोलते हैं? विनाश। इसको भी यहीं पे खत्म कर लेते हैं। इसमें मतभेद रहा है, मतभेद करने वाले के नाम आप नोट कर लेंगे, किन किन में मतभेद रहा था इतिहासकारों में, और अलग अलग कारक उत्तरदायी बताए गए हैं। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, अलग अलग कारण बताए गए हैं इसके पतन होने के। ठीक है, अलग अलग कारण बताए गए हैं इसके पतन होने के। और बस हमारा टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। उद्भव और विस्तार और महत्वपूर्ण स्थल, उसकी एक अलग वीडियो बना देंगे। और आशा करता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का क्रम भी आप याद रखेंगे। 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, उल्टा ईसा पूर्व को उल्टा गिना जाता है, ये आप एनसीईआरटी में पढ़ चुके होंगे, है ना। और पतन, ये सब चीजें आपने देख ली और बड़ी आसानी से आपने इस टॉपिक को कवर किया। आशा करता हूँ आपको क्लास बढ़िया लगेगी और आप इस क्लास को करोड़ों भारतीयों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।